सेठ ने अनाथ बच्चे को कीड़ा बोलकर घर से फेंका। लेकिन जब सेठ की फैक्ट्री में आग लगी तो वही लड़का हेलीकॉप्टर से आया और जो हुआ उसे देखकर पूरे शहर की रूह कांप उठी। समय का पहिया जब घूमता है तो वह किसी को संभलने का मौका नहीं देता। जो कल तक बादलों में उड़ रहे थे वो आज जमीन की धूल चाट रहे हैं, और जिसे दुनिया ने पैरों तले रौंदा था, आज वही दुनिया उसके कदमों में सिर झुकाए खड़ी है। यह कहानी एक ऐसे ही अभिमान और उसके विनाश की है। कहानी शुरू होती है किशनगढ़ नाम के एक छोटे से कस्बे से। वहाँ के सबसे रईस और ताकतवर इंसान थे सेठ गिरधारी लाल। गिरधारी लाल का नाम ही काफी था लोगों को डराने के लिए। उनका व्यापार पूरे राज्य में फैला हुआ था, लेकिन उनके दिल का आकार एक राई के दाने से भी छोटा था। उन्हें अपनी दौलत, अपनी ऊंची हवेली और अपनी विदेशी गाड़ियों पर इतना गुमान था कि वे गरीबों को इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े समझते थे। गिरधारी लाल की हवेली में दर्जनों नौकर चाकर थे, लेकिन उनमें एक 12 साल का अनाथ लड़का भी था जिसका नाम था सूरज। सूरज के माता पिता बचपन में ही एक हादसे में गुजर गए थे और गांव वालों ने तरस खाकर उसे सेठ जी की हवेली में रखवा दिया था ताकि उसे 2 वक्त की रोटी मिल सके। सूरज भले ही कपड़े मैले पहनता था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह तेज था। उसे मशीनों से एक अजीब सा लगाव था। वह दूर से ही सुनकर बता देता था कि ट्रैक्टर के इंजन में क्या खराबी है या पानी की मोटर क्यों नहीं चल रही। एक दिन दोपहर के समय भीषण गर्मी पड़ रही थी। सेठ गिरधारी लाल अपनी नई विदेशी कार, जो उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके विदेश से मंगवाई थी, उसे लेकर एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलने वाले थे। यह कार पूरे जिले में एकलौती थी और सेठ जी की शान की सबसे बड़ी निशानी थी। जैसे ही ड्राइवर ने चाबी घुमाई, कार स्टार्ट होने के बजाय एक अजीब सी घरघराहट करके बंद हो गई। ड्राइवर ने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन वह आलीशान गाड़ी टस से मस नहीं हुई। सेठ गिरधारी लाल गुस्से से लाल पीले हो गए। अरे मूर्ख, क्या हुआ मेरी गाड़ी को? तुझे पता नहीं आज मेरी कितनी बड़ी डील है? अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। सेठ जी चिल्लाए। ड्राइवर कांपने लगा। उसने बोनट खोलकर देखा, लेकिन उसे उस विदेशी कम इंजन का कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा था। सेठ जी ने शहर के बड़े बड़े मैकेनिकों को फोन किया, लेकिन इतनी जल्दी वहां किसी का पहुंचना नामुमकिन था। सेठ जी बेचैनी में अपने छड़ी जमीन पर पटक रहे थे। तभी वहां झाड़ू लगा रहा नन्हा सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने डरते डरते कहा, मालिक, अगर आप गुस्सा ना करें तो मैं देखूं। मुझे लगता है इसके एयर फिल्टर में कुछ फंसा है। सेठ गिरधारी लाल ने हिकारत भरी नजरों से उस मैले कुचैले लड़के को देखा। तू 2 टके का नौकर, तू मेरी विदेशी गाड़ी को हाथ लगाएगा? अपनी औकात में रह। तेरी परछाई भी मेरी गाड़ी पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन सूरज को यकीन था कि वह ठीक कर सकता है। जब सेठ जी फोन पर चिल्लाने में व्यस्त थे, सूरज चुपके से बोनट के पास गया। उसने देखा कि एक छोटा सा वॉल्व अटका हुआ है। उसने अपनी जेब से एक पुराना पेचकस निकाला और बड़ी सावधानी से उस वाल्व को ठीक कर दिया। फिर उसने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने डरते हुए चाबी घुमाई। गाड़ी मक्खन की तरह स्टार्ट हो गई। इंजन की आवाज सुनते ही सेठ गिरधारी लाल चौंक गए। उन्होंने देखा कि सूरज के हाथ में पेचकस है और उसके काले हाथ गाड़ी के बोनट पर लगे हैं। बजाय खुश होने के, सेठ जी का अहंकार उनके सिर चढ़कर बोलने लगा। उन्हें लगा कि एक नौकर ने उनकी बेइज्जती कर दी है। एक अनाथ बच्चे ने वह कर दिखाया जो उनका महंगा ड्राइवर नहीं कर सका। यह बात उनके गले नहीं उतरी। वे आंधी की तरह सूरज की तरफ लपके और जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। सूरज लड़खड़ा कर गिर पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को छूने की, गंदी नाली के कीड़े? तूने मेरी पवित्र गाड़ी अपवित्र कर दी। सेठ जी का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने पास पड़ी एक लोहे की भारी रॉड उठाई और पूरी ताकत से सूरज के उस हाथ पर दे मारी जिससे उसने गाड़ी ठीक की थी। एक दर्दनाक चीख हवेली में गूंज उठी। सूरज का हाथ बुरी तरह कुचल गया था। वह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन सेठ जी की आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। निकाल दो इसे मेरी हवेली से। आज के बाद यह मनहूस चेहरा मुझे कभी दिखाई नहीं देना चाहिए। और सुन, आज मैंने तेरा हाथ तोड़ा है ताकि तू जिंदगी भर भीख मांगने लायक भी ना रहे। मैंने मैकेनिक बनना तो दूर की बात है। बरसात की उस काली रात में नन्हे सूरज को टूटे हुए हाथ और बहते हुए आंसुओं के साथ हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया गया। वह कीचड़ में पड़ा सिसक रहा था, लेकिन उस रात उसने कसम खाई कि वह एक दिन इतना बड़ा आदमी बनेगा
कि ये लोग उसकी तरफ आंख उठाकर देखने के लिए भी तरसेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो अच्छे अच्छों का अहंकार चकनाचूर हो जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में होता है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, ताकि हम जान सके कि आप सच्चाई के साथ हैं। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। पूरे 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। सेठ गिरधारी लाला बूढ़े हो चुके थे। उनका वो रौब और रुतबा ढलने लगा था। उनका बेटा जिसे उन्होंने लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया था, शराबी और जुआरी निकल गया। उसने सेठ जी की आधी जायदाद जुए में उड़ा दी थी। गिरधारी लाल का जो कपड़ों का विशाल कारखाना था, वह अब पुरानी मशीनों और कर्ज के बोझ तले दबकर बंद होने की कगार पर था। उस दिन सेठ गिरधारी लाल अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में सिर पकड़कर बैठे थे। बैंक वालों ने नोटिस भेज दिया था कि अगर कल तक 5 करोड़ रुपए जमा नहीं किए तो फैक्ट्री नीलाम हो जाएगी और सेठ जी को सड़क पर आना पड़ेगा। तभी फैक्ट्री का सायरन जोर जोर से बजने लगा। आग आग, बॉयलर फट गया। मजदूरों की चीख पुकार मच गई। पुरानी और जर्जर हो चुकी मशीनों में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई थी। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी फैक्ट्री धुएं के गुबार में ढक गई। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि फैक्ट्री के गोदाम में हजारों लीटर रसायन केमिकल रखा था। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो न सिर्फ फैक्ट्री बल्कि पूरा किशनगढ़ कस्बा राख के ढेर में बदल सकता था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उनके बस की बात नहीं थी। सेठ गिरधारी लाल बाहर खड़े छाती पीट पीट कर रो रहे थे। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, कोई बचा लो, कोई हो तो बचा लो। उनका बेटा, जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता था, डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुका था। सेठ जी अकेले, लाचार और बेबस खड़े अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। तभी आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। धूल और धुएं के बीच एक बड़ा सा प्राइवेट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के पास वाले मैदान में उतरने लगा। हेलीकॉप्टर की तेज हवा से आसपास की धूल उड़ने लगी। लोग हैरान थे कि इस मुसीबत की घड़ी में यह कौन आया है। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, उसमें से सुरक्षाकर्मी बाहर आए और फिर उतरा एक नौजवान, लंबा कद, चेहरे पर तेज और आंखों में अंगारों जैसी चमक। उसने एक महंगा सूट पहन रखा था, लेकिन उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। वह कोई और नहीं, देश के सबसे बड़ी ऑटोमेशन और रोबोटिक्स कंपनी का मालिक इंजीनियर राघवेंद्र प्रताप था। राघवेंद्र ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपने साथ आए इंजीनियरों की टीम को इशारा किया, ड्रोन एक्टिवेट करो, केमिकल टैंक के वॉल्व को रिमोट से जाम करना होगा, नाइट्रोजन गैस छोड़ो जल्दी। उसकी आवाज में गजब की कमान थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी एक आधुनिक घड़ी से कुछ बटन दबाए। देखते ही देखते आसमान में कई छोटे छोटे ड्रोन उड़ने लगे। इन ड्रोन्स ने आग के सबसे खतरनाक हिस्से पर खास तरह का केमिकल छिड़कना शुरू कर दिया, जो आग पानी से नहीं बूझ रही थी। वह इस आधुनिक तकनीक के सामने घुटने टेकने लगी। राघवेंद्र खुद कंट्रोल पैनल के पास गया। फैक्ट्री का मुख्य सिस्टम पूरी तरह जाम हो चुका था। वहां मौजूद पुराने इंजीनियर हाथ खड़े कर चुके थे, लेकिन राघवेंद्र ने एक नजर में समझ लिया कि खराबी कहाँ है। उसने अपना कोट उतारा और बिना अपनी परवाह किए धुएं के बीच मशीन के पास गया। उसके हाथ बिजली की फुर्ती से चल रहे थे। महज 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट के अंदर उसने वह वाल्व बंद कर दिया जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आग पर काबू पा लिया गया। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। पूरा किशनगढ़ आज बाल बाल बच गया था। धुआं छटने के बाद सेठ गिरधारी लाल कांपते हुए कदमों से उस नौजवान के पास पहुंचे। वे उसे पहचान नहीं पाए थे। उनके लिए वह एक फरिश्ता था। बेटा, तुम साक्षात भगवान बनकर आए हो। आज तुमने सिर्फ मेरी फैक्ट्री नहीं, मेरी इज्जत, मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, सेठ जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। राघवेंद्र ने अपनी आस्तीन नीचे की और धीरे से पलटा। उसने गिरधारी लाल की आंखों में सीधे देखा। उस नजर में इतना भार था कि सेठ जी सहम गए। सेठ गिरधारी लाल, राघवेंद्र ने भारी आवाज में कहा, कीमत तो आप वैसे भी नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि आज आपने जो जान बचाई है उसकी कीमत आप 20 साल पहले ही चुकाने से मुकर गए थे। सेठ जी अवाक रह गए। 20 साल पहले? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। राघवेंद्र ने अपने दाहिने हाथ का दस्ताना धीरे से उतारा। उसके हाथ पर जले और टूटी हुई हड्डी के पुराने गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे निशान किसी भयानक जख्म की गवाही दे रहे थे। गौर से देखिए इस हाथ को सेठ जी। राघवेंद्र ने अपना हाथ आगे किया। यह वही हाथ है
जिसे आपने 20 साल पहले अपनी लोहे की रॉड से इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि इस हाथ ने आपकी बंद पड़ी गाड़ी को ठीक करने की गुस्ताखी की थी। मैं वही गंदी नाली का कीड़ा सूरज हूं जिसे आपने बरसात में धक्के मार कर निकाला था। यह सुनते ही सेठ गिरधारी लाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वे लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़े। उनकी जुबान तालू से चिपक गई। दोस्तों, इसे ही कहते हैं वक्त का तमाचा। जिस बच्चे को नकारा समझकर फेंका गया था, आज वही उनकी जिंदगी का सहारा बनकर खड़ा था। आगे जो हुआ वह इंसानियत की एक नई मिसाल बनने वाला था। लेकिन उससे पहले, अगर आप मानते हैं कि इंसान को कभी अपने पद और पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। गिरधारी लाल फटी हुई आंखों से सूरज को देख रहे थे। वह लड़का अब दुनिया का माना हुआ इंजीनियर राघवेंद्र बन चुका था, जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े मंत्री कतार में खड़े रहते थे। सूरज ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और एक चेक फाड़कर सेठ जी के सामने रख दिया। यह 5 करोड़ का चेक है, बैंक का कर्जा चुका दीजिएगा, सूरज ने शांत स्वर में कहा। गिरधारी लाल को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। बेटा, सूरज, मैंने तेरे साथ इतना अन्याय किया, तेरे हाथ तोड़े, तुझे जानवर समझा, और तू तू आज मेरी ही मदद कर रहा है। क्यों? मुझे मेरे पापों की सजा दे, मुझे जेल भेज दे, मेरी दौलत छीन ले, लेकिन मुझे अपने एहसानों के बोझ तले मत दबा। सूरज मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छिपा था। वह नीचे झुका और गिरधारी लाल के कंधों से पकड़कर उठाया। सेठ जी, बदला लेने में और न्याय करने में फर्क होता है। अगर मैं आज आपसे आपकी दौलत छीन लेता, तो मुझ में और आप में क्या फर्क रह जाता? उस रात जब आपने मेरा हाथ तोड़ा था, तो मुझे बहुत दर्द हुआ था, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मेहनत करना सिखाया। मैंने कसम खाई थी कि मैं इतनी बड़ी मशीनें बनाऊंगा कि किसी गरीब को कभी किसी सेठ के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। सूरज ने फैक्ट्री की तरफ देखा और फिर सेठ जी से बोला, मैंने यह फैक्ट्री खरीद ली है, लेकिन इसे तोड़ने के लिए नहीं। कल से यह जगह एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनेगी। यहाँ अनाथ और गरीब बच्चों को मशीनों का काम सिखाया जाएगा, ताकि कोई और सूरज कीड़ा कहलाकर भूखा न सोए। और आप इन संस्थान के ट्रस्टी रहेंगे, ताकि आप अपनी बाकी जिंदगी उन बच्चों की सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। गिरधारी लाल फूट फूट कर रोने लगा। वे सूरज के पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। तू इंसान नहीं, देवता है। मेरी दौलत, मेरा अहंकार सब झूठा था। असली धन तो संस्कार और हुनर है जो तेरे पास है। सूरज ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उस दिन फैक्ट्री की आग तो बुझ गई थी, लेकिन गिरधारी लाल के मन के पश्चाताप की वो आग जली। उसने उनके अहंकार को जलाकर खाक कर दिया और एक नए इंसान का जन्म हुआ। निष्कर्ष, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी है। जो आज कीचड़ में है, वह कल कमल बनकर खिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, बदला लेने से सिर्फ दुश्मन हारता है, लेकिन माफ कर देने से आप उसे हमेशा के लिए जीत लेते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो कमेंट बॉक्स में सत्यमेव जयते लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।